तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और ये पीछे के विजुअल्स भी आपको दिख रहे होंगे। कोई साथी कंफर्म कर दे तो फिर हम लोग आज हाँ का सर। सेशन स्टार्ट दिख करें। रहा है दिख रहा है सर। अरे वाह महेश जी। और भी बहुत सारे साथी जो हैं सो गए होंगे क्योंकि समय हो गया 11 बजे। और अधिकतर जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं 10:30 बजे सो जाते हैं क्योंकि उनको 7 बजे से फिर नए सफ़र की ओर जाना होता है। तो सभी साथी जो हैं ऑडियो वीडियो ओके बता रहे हैं। लेकिन साथियों से गुजारिश करूंगा कि ये जो 2-3 महीना अभी आएगा आपके एग्जामिनेशन तक, तो थोड़ा आप देर रात तक पढ़ने की कोशिश करिए या सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करिए। और बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल ऐप में पहले से ही लोड हैं, पहले से ही वहाँ पर अपडेट हैं। और कुछ चीज़ें जो है रात को जो सेशंस होते हैं वहाँ पर हम जो है डिस्कशन करके आप सीख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी रिकॉल क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है तो आप लोग उसमें डिस्कस करने की कोशिश करिए। और कोई मन में अगर डाउट है तो पूछने की भी कोशिश करिए। खास करके मेरे सेशन में और या अमृत विज सर के सेशन में पूछने की कोशिश करिए, या चैट बोट में सवाल पूछने की कोशिश करिए। अजीत मेहरोत्रा सर हैं, एक्सपीरियंस हैं। और हमारे बंसल जी हैं, और भी जो हमारे फैकल्टी साथी आपके सेशंस में आएंगे उनसे आप पूछने की कोशिश करिए। आज का सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होगा आपके लिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो हुआ था 28 सितंबर 2024 को, उड़ीसा ग्राम्य बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन हुआ। और जब भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन होता है तो एक हमें टॉपिक मिलता है जिस पर हमें पढ़ाई करनी है। दूसरा, बने बनाए क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसको रेडी टू ईट बोलते हैं या फास्ट फूड जैसा बोलते हैं ना, वैसा कुछ मिल जाता है ना। महेश जी सही बात है, मेरी बात पे सहमत हैं? फौजी प्रदीप जी हैं? बिल्कुल 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 सर, सहमत है। तो धीरज मौर्य जी हैं, धीरज रखे हुए हैं। पंकज जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? पंकज सेन जी? ओके। चलिए, तो आज हम लोग सेशन में कुछ फटाफट सवाल साझा करेंगे। और ये सवाल एग्जामिनेशन में आए हैं। तो चाहे क्लरिकल टू ऑफिसर हो या ऑफिसर टू मैनेजर हो या हायर स्केल के हों, जब भी सवाल आईबीपीएस सेलेक्ट करता है तो आपको एक ट्रेंड देता है। आपको एक ऐसा ट्रेंड देता है जिससे कि आप सीख कर, उसको पढ़कर अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हुआ था 28 सितंबर को। आज जो चर्चा करेंगे वो क्लरिकल टू ऑफिसर है। कल जो चर्चा करेंगे स्केल 1 से स्केल 2 के लिए चर्चा करेंगे। और मीन वाइल जो है हम लोग पॉलिसी वाइज सेशंस भी अभी आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे। वैसे एक साथ 5-6 बैंकों के एग्जामिनेशन हो गए, अनाउंस हुए हैं। तो उनके लिए भी हम पॉलिसी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी जो है साथी जो है मिस नहीं करेंगे। सेशन सभी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जनरल बैंकिंग के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो पहला सवाल हमारे साथियों का आया था जो एग्जामिनेशन में, CRR इज कैलकुलेटेड ऑन विच बेसिस। हाँ, हमारे फौजी प्रदीप जी कुछ पूछ रहे हैं कि कुछ सेशन जो है इंटरव्यू के लिए हो जाए। इंटरव्यू के लिए भी सेशन करेंगे। नया तैयारी कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में हम लोग जो है कैसे और अच्छा अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, या अभी क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी सवाल अभी तैयार हो रहे हैं। आने वाले बहुत जल्दी आपको इंटरव्यू के सेशन दिखेंगे। CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, एक ऐसा रिजर्व रेशियो है क्योंकि जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में जो है डिसाइड किया जाता है और बैंकों को निर्देश जारी करते हैं। CRR की व्याख्या जो है की गई है अंडर सेक्शन 42A ऑफ आरबीआई एक्ट में की गई है, जिसमें बैंकों को किस बेसिस पर CRR जो है रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास कैश के रूप में, ये कहा गया है। विकास जी बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी
क्लरिकल टू ऑफिसर सेकंड पेपर, बिल्कुल उसके तैयारी चल रही है, बहुत जल्द आपको दिखेगा। सीआरआर जो है कैलकुलेट किया जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे। तो सीआरआर ज़्यादातर सीधे सीधे पूछ लेता है कि वर्तमान में सीआरआर रेट क्या चल रहा है। तो आप लोग जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो सीआरआर ही नहीं, बाकी सभी जो आरबीआई के रेट्स हैं उनको याद करके जाना पड़ेगा। आरबीआई के दो तरह के रेट होते हैं, एक पॉलिसी रेट्स होते हैं और एक रिजर्व रेट्स होते हैं। पॉलिसी रेट्स जो हैं जो इन्फ्लेशन पे सीधे सीधे कंट्रोल करते हैं, और जो रिजर्व रेट्स हैं जो बैंक के सुदृढ़ता या बैंक को जो है स्ट्रॉन्ग रोबोस्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं, कि बैंक जो है स्थिर हों और स्थायी तौर पर बैंकिंग गतिविधियों में उनकी मजबूत पकड़ हो, जिस पर भरोसा करें, उसके लिए कंट्रोल रखा रहता है रिजर्व रेशियो के रूप में। जो पॉलिसी रेट्स हैं वो मार्केट में मुद्रास्फीति की दर, उसमें ब्याज दरों के कंट्रोल करने के लिए वो रेट्स डिसाइड करते हैं। तो रिजर्व रेशियो में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान में 4.5% है, और एसएलआर जो वर्तमान में है वो कितना है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए। वो 18% है। पॉलिसी रेट में सबसे ज़्यादा रेपो रेट का पूछता है, क्योंकि रेपो रेट है पर सबकी पैनी नज़र रहती है, क्योंकि वो सीधे सीधे अफेक्ट करता है लेंडिंग पर, ग्राहकों को किस तरीके से पैसे मिलेंगे किस दर पे, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकों को जिस दर पे देगा उसका सीधा प्रभाव जो है कस्टमर पे पड़ता है। तो रेपो रेट 6.5% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट्स जो है 6.25% है, जिसमें बैंकों के पास अगर सरप्लस पैसा है तो बिना किसी कोलेटरल के अगर आरबीआई के पास रखना चाहते हैं तो 6.25% रहेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट नॉर्मली 0.25% ज़्यादा होता है रेपो रेट से, तो 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है, और एक रिवर्स रेपो रेट है 3.35। ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होता है, एक होता है डिमांड लाइबिलिटी जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, एक होता है टाइम लाइबिलिटी जिसमें फिक्स डिपॉजिट के जो लाइबिलिटी होते हैं बैंकों की वो होती है। अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, इसमें जो टोटल लाइबिलिटी है इसमें अगर इंटर बैंक डिपॉजिट वाली लाइबिलिटी को घटा देंगे तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है। तो सीआरआर कैलकुलेट किया जाता है एनडीटीएल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल कह रहा है कि ये बेनिफिशियल ओनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में से नेचुरल पर्सन who owns or control more than how many percentage of the partnership capital or profit। एक पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिशियल ओनर जो है एक नेचुरल पर्सन होगा। वो बेनिफिशियल ओनर अगर वो कितना कंट्रोल रखता है, कितने परसेंट से ज़्यादा उसके शेयर कैपिटल में या प्रॉफिट में या डिसीजन मेकिंग में कितना कंट्रोल रखता है। पंकज जी बोल रहे हैं 51%। पंकज जी 51% किस हिसाब से बोल रहे हैं आप? यहाँ बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही है। क्या होता है इंडिविजुअल अकाउंट में, तो बेनिफिशियल ओनर आप नेचुरल पर्सन सीधे सीधे हो जाता है, लेकिन जहाँ कंपनीज आते हैं, जहाँ जो आपका एंटिटीज होते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म है, वहाँ पर कोई ना कोई जो नेचुरल पर्सन है जो उनके उनको बेनिफिशियल ओनर ट्रीट किया जाता है उस अकाउंट का। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए रिवाइज गाइडलाइन जारी किया है। रिवाइज पहले जो फौजी प्रदीप जी हो रहा है 15%, पहले 15% था फौजी जी, अब 10% हो गया। ये बेनिफिशियल ओनर पार्टनरशिप के केस में 10% हो गया। कंपनी के केस में पहले 25% था, वो 10% हो गया। और आपका जो ट्रस्ट के में 15% था, वो भी आपका 10% हो गया। केवल बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल जो अनइनकॉर्पोरेट हैं वो उनमें केवल 15% है। बाकी बेनिफिशियल ओनर का जहाँ भी डेफिनेशन पूछा जाएगा, पार्टनरशिप फर्म में 10%, कंपनी में 10%, ट्रस्ट में 10%। ये जो है रिवाइज हुआ है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। इसमें चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ, इसीलिए
अभी करंट चेंजेस का ये सवाल पूछा गया। व्हाट इज द एमएसएफ रेट? एमएसएफ रेट के बारे में अभी मैं बताया कि उसका परसेंटेज क्या है, 6.75% है। एक ऐसा विंडो आरबीआई के पास रहता है जिसमें बैंक्स ओवरनाइट फंड बोरो करते हैं, और जब ओवरनाइट फंड बोरो करते हैं तो उसमें जो रेट लगता है उसको एमएसएफ रेट करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एक होता है मार्जिनल जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये लोन फैसिलिटी है। आरबीआई के पास जब बैंक जाती है उसको लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है, अगर उसको सीआरआर मेंटेन करने के लिए या किसी भी एसएलआर मेंटेन करने के लिए अगर लिक्विडिटी क्रंच होता है, ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल यूज़ करता है और उनको देता है, और इस रेट में जो ओवरनाइट फैसिलिटी के लिए जो रेट देता है उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और ये रेट होता है 6.75, अभी वर्तमान में चल रहा है। हर बाई मंथली जो आरबीआई की मीटिंग्स होती है उनमें ये पॉलिसी रेट्स पर डिसीजन होता है, उसमें वोटिंग होता है, और फिर उसका जब मीटिंग होती है तो 15 दिन के अंदर, फिर तो 15 दिन के बाद जो है वो रेट्स डिसाइड होते हैं या पब्लिश होते हैं। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स हो गए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना, महेश राजपूत जी, सवाल पढ़िए जरा क्या लिखा है, और ये बताइए आपकी कौन सी ब्रांच का तस्वीर है, महेश कुमार जी। What is the working days for banks outlet points? हाँ, क्या थोड़ा समझ पाए, सवाल से कुछ समझ पाए महेश जी? आपका कौन सा बैंक है महेश राजपूत जी? मध्यांचल ग्रामीण बैंक सर। मध्यांचल। तो ये आप ही के बैंक का होगा फिर तो, सब है, इतनी भीड़ है आपको, तो आए हुए हो आप प्रदेश में, है ना? एकदम जी जी। मध्यांचल है। एक तो विंध्याचल पर्वत है और इधर मध्यांचल बैंक है। देखिए सामने ऐसा लग रहा है ना, कस्टमर कितने हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, नया सवाल है, सभी साथी सुन लें। यहाँ पर कहा है आरबीआई के पॉलिसी के अनुसार, आरबीआई की जो लाइसेंस देता है उसके आधार पर कोई भी आउटलेट्स बैंक जो है उसको आउटलेट पॉइंट्स डिक्लेयर कर सकता है, बशर्ते वो कितने दिन काम करने चाहिए वीक में, ये बताया गया है। आप कहीं पर भी, अगर वो बैंक का ऑफिसर भी बैठ सकता है, बैंक का बीसी भी बैठ सकता है, लेकिन अगर उसको बैंक्स का आउटलेट पॉइंट्स आपने कहा है तो उसके लिए क्या वर्किंग डेज होंगे? पंकज जी बोल रहे हैं 4 डेज। हाँ, वाह वाह वाह, 5 डेज की लड़ाई तो चल रही है पंकज जी अभी, हाँ, 4 डेज। और कोई साथी? हाँ, फजी प्रदीप जी, कभी सुना था ऐसा ऐसा सवाल, सुने थे आप? बिल्कुल नया सवाल है सर। नया सवाल है, एकदम ताजा सवाल है एकदम, है ना? और ये आरबीआई के द्वारा है, सभी बैंकों के लिए समान है। आरबीआई कहता है कि अगर आप कोई भी जो बैंक, आप बैंक के लिए कोई जगह रखे हो उसको बैंक आउटलेट कहने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हावर्स में पर डे 4 घंटा करना पड़ेगा। कितना फजी प्रदीप जी, आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए, मैं पानी पीता हूँ तब तक। किसी भी बैंक को अगर आउटलेट पॉइंट डिक्लेयर करना है तो सप्ताह में 5 दिन, और उस 5 दिन के अंदर पर डे 4 आवर्स समय देना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक दिन में कम से कम 4 घंटा ऑपरेट होना चाहिए वो। मान लीजिए बीसी पॉइंट को आउटलेट दिखा रहे हैं, तो बीसी कम से कम 4 घंटा वहां बैठे, और हफ्ते में 5 दिन बैठे। तो मेरे साथी सब जान गए होंगे कि ये नया क्वेश्चन आया है एक, और क्यों आया होगा आप सोच लीजिए। ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का विस्तार हो रहा है, बैंकिंग के सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के दायरे बढ़ रहे हैं, लोगों की आशा अपेक्षाएं बढ़ रहे हैं, और हम लोग ब्रांचेस कम करते जा रहे हैं। तो उस जगह पर जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचेगा बैंक का प्रोडक्ट सर्विसेज, तो आपको ये सारी चीजें आउटलेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसीलिए गाइडलाइन जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ स्टाफ एम्प्लॉय, कंपनसेटरी ग्राउंड पे अगर अपॉइंटमेंट लेना है
तो सेल बी मेड अप टू मैक्सिमम हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वैकेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर क्लरिकल एंड सब स्टाफ कैडर। तो जब भी कंपनसेंट्री जो ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होता है, तो या तो स्टाफ सब स्टाफ कैडर में होता है या क्लरिकल में होता है। तो इसमें पूछा है अगर कोई स्टाफ एम्प्लॉय की डेथ हो गई और वो कंपनसेटरी ग्राउंड के लिए अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, तो जितना भी जो वैकेंसी निकलता है रिक्रूटमेंट का, उसका कितना परसेंट उनको जो है जगह दी जाती है उस रिक्रूटमेंट में। तो ये तो हमारे साथी जानते होंगे। कोई फौजी प्रदीप जी, आप सुने ये सवाल तो पहले सुने होंगे। कितने परसेंट जैसे वैकेंसी करता है तो उसका कितना परसेंट जो है बैंकों को रखना होता है। और ये सभी बैंकों के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी बैंक के लिए है। सुने तो फौजी प्रदीप जी कभी सुने हैं? हाँ महेश जी, चले गए महेश सुने जी? हैं नहीं सुने हैं सर, लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये 5% है जितना रिक्रूटमेंट है, उसका 5% जो है ऐसे केसेस के लिए रिजर्व रखा जाएगा। एटलीस्ट जो है मैक्सिमम 5% जो स्टाफ एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उनके जो स्पाउस हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो सॉरी उसके जो लीगल हेयर हैं, उनको जो है कंपनसेटरी ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट देने के लिए ये रखा रहता है 5%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द नॉन फेस टू फेस कस्टमर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर डिजिटल केवाईसी। अगर ऐसा कोई ग्राहक आता है जो नॉन फेस टू फेस कस्टमर है, मतलब बैंक आया नहीं है और वो बिना बैंक आए डिजिटल केवाईसी के माध्यम से अपना केवाईसी कंफर्म किया है, तो ऐसे खातों के लिए क्या ट्रांजैक्शन लिमिट के रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि उसमें साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपए जमा कर सकता है। हाँ मनोज मीना जी, कितना रुपए जमा कर सकता है बताइए दीजिए आप, कि अगर नॉन फेस टू फेस कस्टमर है, ये सभी बैंकों के लिए समान है। नॉन फेस टू फेस कस्टमर है तो जो साल भर में वो जमा कर सकता है 2 लाख रुपया। कितना कर सकता है? 2 लाख रुपए जमा कर सकता है। और मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय उस खाते में 1 लाख रुपए हो सकता है। एक आपने दे पढ़ा होगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विदाउट केवाईसी। अगर कोई खाता खोलता है तो एट ए टाइम 50,000 बैलेंस रख सकता है और साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए जमा कर सकता है। ये लिमिटेशन थी। लेकिन अगर वो डिजिटली केवाईसी कर लेता है, डिजिटली केवाईसी कैसे होगा? कैसे होगा पंकज जी, डिजिटली केवाईसी बताइए जरा कैसे होगा। आधार सर नंबर। एक हम्म। एक वीआईपी सर एक सिस्टम है सर इस तरीके का, हाँ। जिसमें सर एक कस्टमर जो होता है वो हम्म। वो डायरेक्ट बात करेगा सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऑडियो वीडियो जो है ना वो उसको यस करेगा, और ओके। जैसे वीडियो चैट करते हैं उस तरीके उसी माध्यम से वो करेगा। और जीपीएस ऑन करके उसकी लोकेशन भी वहां से ली जाती है। हम्म। और इस तरह से सर वो क्वेश्चन आंसर करता है, अपने साइन वगैरह करके अपना नाम वगैरह लिख करके वो दिखाता है। उसकी वो पिक्चर भी वहां पर कैप्चर की जाती है। ये वीडियो केवाईसी हो गया, है ना। जी और ये सर। वीडियो केवाईसी अगर करता है तो फुली केवाईसी कंप्लायंस हो जाएगा। आजकल आप सारे बैंकों ने ये सॉफ्टवेयर जो है, ये फैसिलिटी जो एक्सटेंड किया है। कोई ग्राहक जो है वीडियो के माध्यम से केवाईसी कैप्चर किए जाएंगे, केवाईसी कंफर्म किए जाएंगे और फिर अगले दिन सी ऐप में उसका अपडेट हो जाता है। फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है घर का, फिर आपके सारे फैसिलिटी ऑन हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, आधार कार्ड नंबर डालते हैं और उसमें आधार ओटीपी आता है और उसकी केवाईसी हो जाती है और जी। फेस टू फेस नहीं हुआ है कस्टमर, ऐसे हाँ वो कैसे? कभी नहीं आया। ये ओटीपी बेस्ड ये सवाल है ना। हाँ सर, आपको एक साल के लिए करते हैं। हाँ। 1 ईयर के आप लिए करते हैं। हाँ 1 ईयर के लिए करते हैं, ये आपने अभी सही कहा। तो इसके लिए लिमिटेशन है। और जो आप कह रहे हैं वो अभी लेटेस्ट फैसिलिटी है हाँ जिसमें बी चिप, जिसमें कि VCIP बोलते हैं। हाँ वीडियो केवाईसी बोलते हैं उसको प्रोसीजर। हाँ दूसरा क्या है, जैसे आप लो रिस्क का कस्टमर है, 10 साल पहले खाता खोला है, 10 साल तक ऑपरेट किया, उस समय उसने केवाईसी नहीं दिया था, उसके पैन कार्ड नहीं है, केवाईसी नहीं है उसमें। पैन कार्ड तो ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है, केवाईसी के लिए जरूरी नहीं है, केवाईसी की लिस्ट में हटाया है। लेकिन अगर उसमें केवाईसी आधार नहीं है, केवल फोन नंबर है, तब भी अगर री केवाईसी करना चाहते हैं तो जो अभी हमारे पंकज जी ने बताया वीडियो केवाईसी के माध्यम से सारे डाटा कैप्चर होंगे
कैप्चर होने के बाद वो वहाँ पर सीआईएफ में फीड हो जाएंगे, और सभी बैंकों ने ये फैसिलिटी अपने हेड ऑफिस लेवल पर ये किया है। यहाँ पर सवाल नॉन फेस टू फेस। हाँ, सर। जी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आने लगी है। जी सर। ओके। तो नॉन फेस टू फेस कस्टमर जिसमें डिजिटल केवाईसी किया ओटीपी बेस, वहां पर 2 लाख रुपए साल में जमा कर सकता है, मैक्सिमम बैलेंस 1 लाख रुपए रख सकता है किसी भी समय। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल भी नया आया है, एक दो बैंक में और भी पूछ चुका है कि व्हाट इज द एक्टिवेशन चार्ज सर कुछ नहीं लेते सर शायद। और इन ऑपरेटिव एक अकाउंट एज पर द पॉलिसी। 118। 118 रुपये है ना, ज्यादातर हमारे साथी 118 टिक करके आ गए हैं, क्योंकि 100 रुपये प्लस जीएसटी। और एक बार भी किसी बैंक में पूछा था तो उसमें भी 118 लिख दिए। लेकिन कोई खाता इनऑपरेटिव है तो उसमें आरबीआई के क्लियर गाइडलाइन है कि किसी भी तरह के कोई। सर्विस चार्जेस लेवी नहीं किए जाएंगे, सर्विस चार्ज आप नहीं ले सकते। हाँ। ठीक जी है। सर। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, नो चार्ज आर टू बी लेविड बाय द बैंक टू मेक द अकाउंट इनऑपरेटिव या इनऑपरेटिव टू एक्टिव। अगर कोई अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट है, अगर वो कोई एक्टिव करना चाहता है, तो आप कोई भी चार्ज उसमें लेवी नहीं करेंगे। ठीक है। तो बताइए कैसे सवाल देता है। सर्विस चार्जेस में जब जाते हैं तो ऐसा ऐसा लिखा नहीं है इनऑपरेटिव टू ऑपरेटिव, लेकिन नॉर्मली ऐसे कोई चार्जेस होते हैं तो 100 प्लस जीएसटी है तो हम लोग लिख देते हैं। और ये सवाल आने के पीछे का उद्देश्य यही है। सर क्या है पंकज जी? इसमें सर इसमें एक चीज और भी है कि जब जब तक ये इनऑपरेटिव रहा, उसके बाद से सर ये जब तक ऑपरेटिव हुआ है, बीच में अगर क्यूएबी की अगर कोई पेनल्टी लग रही है तो वो चार्जेस नहीं लगेंगे। यस, वो चार्जेस भी नहीं लगेगी, वो चार्ज नहीं ले सकते। और ये आपके रिवाइज गाइडलाइन आरबीआई का है, उसमें आप देख लीजिएगा, वो चार्जेस भी नहीं लगेंगे। सर्विस चार्जेस रिलेटेड एक अगला सेशन भी करूंगा मैं आरबीआई का, उसमें मैं बताऊंगा। सर हम्म। सर हमारे यहाँ तो जैसे इनऑपरेटिव अकाउंट एक्टिव हो जाते हैं तो उसमें 118 रुपये काट लेता है, चार्ज आता है उसमें, लिख के आता है मेंशन होके कि इनऑपरेटिव चार्ज 118 रुपये। नहीं ले सकते, काट रहा है तो गलती हो रहा है, गलती कर रहा है ना। सर तो पीएनबी में। हेलो। हम्म। पीएनबी में सर वो इनऑपरेटिव को एक्टिव करने के लिए हम्म। वो 100 रुपये हम लोग जमा लेते हैं, तो वो जमा फिर लेते लास्ट हैं, जमा लेते हैं। फिर उन्हीं के ए- अकाउंट में फिर डिपॉजिट कर दिया जाता है। वो हाँ। जमा लेते हैं सर, लेकिन वो वैसा नहीं रहता, उसके चार्जेस नहीं है सर चार्ज वो। नहीं, आपके बैंक वो के। सर चार्ज एक नहीं है, ट्रांजैक्शन है। चार्जेस नहीं है। वो ट्रांजैक्शन है सर वो। हाँ, हाँ। वो ट्रांजेक्शन है, चार्जेस नहीं है। यस। जी सर। है ना, वो तो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन के लिए है ना। हाँ, कस्टमर यस सर। इस कस्टमर क्या करता है कि इतने दिन से ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो अब अपनी एक मंशा लेके आवेदन पत्र देता है। तो उस आवेदन पत्र को पुष्टि करने के लिए उस कुछ पैसे जमा कराता है। 100 रुपये जी। का आपने नॉमिनल रख दिया, अदरवाइज 500, 1000, 10,000 कर सकता है। ठीक है। हाँ, वो तो भी कर सकता है हम। और हाँ, क्रेडिट भी कर सकता है, डेबिट भी कर सकता है, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं। तो हम लोग क्या है, सब क्रेडिट वाले हैं ना फौजी प्रदीप जी, तो सब क्रेडिट ही करा आने दीजिए पहले, फिर निकालेगा तो अपने हिसाब से एटीएम कार्ड दे देंगे। तो यहाँ पर जो है कोई भी चार्ज नहीं लेना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विसिल ब्लोअर पॉलिसी पे एक सवाल आया था, पूछा गया था कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, ये कौन सी चीज़ें करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन हमारे साथी ने नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि जो है विसिल ब्लोअर पॉलिसी में से कोई ये सवाल आया था, ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हम लोग इसलिए सवाल पर चर्चा नहीं किए। बट ये है कि ये सवाल देख के आप अपने बैंक के विसिल ब्लोअर पॉलिसी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 28 तारीख को एक और बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें ये विसिल ब्लोअर के बारे में पूछा था कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी में लिफाफे के ऊपर जो है क्या लिखा होना चाहिए। फौजी प्रदीप जी, हाँ ऐसे कुछ आया था ना आपके सब। एग्जामिनेशन में, आया था ये सवाल हाँ बड़ौदा सर, सर हम यही लोग आया के था। हाँ। सर सीबीओ हम का लोग क्या। यहाँ लिखा था। हम्म। क्या आया था कि अगर विसिल ब्लोअर पॉलिसी में कंप्लेंट करते हैं तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? उसमें सीबीओ को जो लिखा जाता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को, नहीं। तो उसमें क्या लिखा जाएगा, सी मेंशन क्या किया जाएगा लिफाफे के ऊपर।
सर प्रोविजन अंडर द विसल ब्लोअर पॉलिसी लिखा जाता है सर उसके ऊपर। कंप्लेंट अंडर विजिल ब्लोअर पॉलिसी, ऐसा कुछ लिखा है ना लिफाफे के अंदर। चलिए हाँ, अगला सवाल डिस्क्लोजर आपने अंडर द स्क्रीन पे प्रोविजन ऑफ। देखिए। सवाल पूछा गया, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सवाल बहुत आसान है, क्योंकि क्लरिकल टू ऑफिसर में सवाल पूछा था कि जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो कितना है पंकज जी। सर 436 रुपये सर। ओके, तो यहाँ पर देखिए सरल सा सवाल पूछ लिया। अदरवाइज जो है वो क्वार्टर वाइज भी सवाल पूछता है कि अगर कोई मार्च अप्रैल मई में ज्वाइन करता है हाँ सर। तो एक सौ 9 रुपये बैंक को ब्याज। मिलते हैं, 11 रुपये बीसी सेंटर को मिलते हैं, बाकी उनके लिए हमारे उसके इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं सर बाकी। नहीं नहीं, 436 रुपये में किसको, बैंक को कितने मिलता है। सर 9 रुपये। 9 रुपये बैंक को और मिलता है। नहीं हाँ नहीं। सर, ग्यारह 11 रुपये रुपए में, 11 रुपए। 11 रुपये बीसी को मिलते हैं, बिजनेस हाँ? कॉरेस्पेंडेंस को। नहीं नहीं नहीं, 11 रुपये बिजनेस कॉरेस्पेंडेंस। गलत बता रहे हो। 11 रुपए बैंक को मिलते हैं, 30 रुपए बीसी को मिलते हैं और थ्री नाइन्टी अच्छा, फाइव हाँ। जो है कंपनी को मिलता है। हाँ हाँ, ये सही बता रहे हैं, ये पॉइंट चीज, पर भी देखिए। ये चीज है। 11 रुपये बैंक का एडमिन चार्ज है, 30 रुपये बीसी को मिलता है, और बाकी जो 395 रुपये है वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। जी जी। प्रीमियम 1 जून 2022 को चेंज हुआ है। फिर बाद में थोड़ा चेंजेस किया है, इनको क्वार्टर वाइज भी एक फैसिलिटी दिया कि अगर कोई प्रोरेटा प्रीमियम देना चाहता है तो मार्च अप्रैल मई में आता है तो 114 रुपये, क्योंकि आखिरी क्वार्टर है, वो साल का आखिरी क्वार्टर है। और दिसंबर जनवरी फरवरी में आता है तो 228 रुपये, और जून जुलाई अगस्त में आता है तो 436 रुपये। तो इस तरह का क्वार्टर वाइज भी उनमें फैसिलिटी दिया गया। और इसका जो कवरेज होता है वो 2 लाख का होता है, और किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो कवरेज मिलता है। और इनका कवरेज 31 मई से 1 जून तक होता है, सॉरी 1 जून से लेके 31 मई तक होता है। और इसका जो प्रीमियम होता है 436 रुपये पर ईयर पर डिपॉजिटर होता है। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 20 रुपये होता है, जिसमें 1 रुपया एडमिन चार्ज और 1 रुपये जो है आपका बीसी होता है कमीशन, और 18 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। इसका कवरेज 2 लाख का होता है। एक्सीडेंटल डेथ पर 2 लाख मिलेगा, टोटल डिसेबिलिटी पर 2 लाख मिलेगा, और 1 लाख जो है पार्शियल डिसेबिलिटी पर मिलेगा। विच कोड इज यूज्ड इन आरटीजीएस एंड एनईएफटी रेमिटेंस फैसिलिटी। आरटीजीएस और एनईएफटी रेमिटेंस फैसिलिटी में कौन सा कोड इस्तेमाल होता है। R010। हम्म कौन सा कोड R010। नहीं नहीं, ये तो साधारण सा सवाल पूछा है। आईएफएससी कोड आईएफएससी इस्तेमाल होता कोड। IFSC। है ना। अच्छा अच्छा। द सर एक कोड भी बन गया है सर इसका, आरटीजीएस को जब हम उसमें करते हैं ना सर, हम्म अलग से एक कोड भी जनरेट होता है। ये भी सर आरबीआई में लिखा हुआ था, R010 करके कुछ एक अलग से कोड दे रहे थे सर वो। हाँ, बट उसका सवाल अभी नहीं पूछ रहा है। ये कॉमन सा सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। आईएफएससी कोड ये क्लरिकल टू ऑफिसर में पूछता है, हायर स्किल में तो नहीं पूछेगा, या सब स्टाफ टू क्लरिकल में पूछता है कि आरटीजीएस एनईएफटी करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा है, जो बहुत ही आसान है, चेक चेक ट्रंक्शन चेक। सिस्टम। ट्रांसलेशन सिस्टम। हाँ, क्या होता है चेक। विकास जी, ये चेक ट्रंक्शन सिस्टम क्या होता है। जो जैसा क्लियरिंग में जो डिजिटली हम लोग स्कैन करके जो क्लियरिंग में चेक भेजते हैं दूसरे बैंकों का, हम्म तो वहां से क्लियर होकर के उनके अकाउंट में चला जाता है जो जमा करता है। हाँ, तो जब भी ऐसे परिभाषा के लिए पूछा जाए तो बोलेगा कोई भी फिजिकल चेक है कलेक्शन के लिए आता है तो जी सर। फिजिकल चेक कलेक्शन में भेजने की जरूरत नहीं है। फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, और उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कलेक्शन में उसको एलिजिबल मानना, उसको कलेक्शन में भेजना, ये सिस्टम जो है चेक ट्रंक्शन सिस्टम है। चेक ट्रंक्शन का मतलब है फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में बदलना और क्लियरिंग सिस्टम में प्रेजेंट करना, ये चेक ट्रंक्शन सिस्टम है जिसको सीटीएस कहते हैं, जिसके जी तहत सर। बहुत फेरबदल हुए हैं। डिटेल सेशन में आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैंने बताया सीटीएस के बारे में,
वो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया, पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इमीडिएट क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टेशन चेक अप टू रुपीज हाउ मच टू द इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर। एक इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है, उसका आपके यहाँ अच्छा लेन देन चल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो चेक जमा करने आता है, तो बिना कलेक्शन हुए अभी चेक जमा किया, अभी खाते में पैसा क्रेडिट किया, उसकी लिमिटेशन क्या है? 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000? विकास जी, कुछ है ऐसा फैसिलिटी है? कुछ गाइडलाइन है इससे ऐसे जुड़ा हुआ कि चेक कलेक्शन के लिए भेजे हैं, कलेक्शन होके आया नहीं है, लेकिन पैसा दे सकते हैं? 15,000 रुपये तक के अगर चेक है तो जो भी कस्टमर है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन करता है पिछले 6 महीने से, 6 महीने का टाइम पीरियड है, ट्रांजेक्शन उसके सेटिस्फैक्ट्री हैं, फिर दूसरी बात कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है और उसके ट्रांजेक्शन जो हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं, तो आप 15,000 रुपये जो है उसको चेक इमीडिएट क्रेडिट कर सकते हैं और इमीडिएट क्रेडिट करके उसको दे सकते हैं। जब वो आएगा तो आप अपना उसको बिल परचेज से ठीक करेंगे, या आपने इंटरनल अकाउंट से दिया हुआ तो उसको टैली करेंगे या रिकनसाइल करेंगे। तो ये लिमिट है 15,000। और एक सवाल पूछता है, थर्ड पार्टी चेक कलेक्शन। हाँ पंकज जी, पंकज सेन जी के नाम पे चेक है, उसको किसी दूसरे के खाते में क्या जमा कर सकते हैं पंकज जी? हाँ सर, किसी, किस तरीके का सर? पंकज सेन जी के नाम पर चेक है ना, आपके नाम का चेक है, इसको किसी दूसरे खाते में जमा किया जा सकता है? यस सर, नो? अगर सर, सर क्रॉस चेक है सर कि ऐसे ही वैसा वाला है सर? क्रॉस अगर चेक, अकाउंट पे ही है तो नहीं कर सकते सर, नहीं कर अकाउंट सकते, पे ही, अकाउंट अकाउंट पे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। ओके, बढ़िया। और कोई साथी? अगर पंकज जी निगोशिएट करें तो कर सकते हैं सर। पंकज जी अगर अकाउंट, अकाउंट पे ही है सर तो नहीं होगा सर, वो फर्दर उसको रोक देगा। मैं बता रहा हूँ नहीं कर सकते हैं। नेगोशिएशन होगा तो कर सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ना जो अकाउंट पे ही चेक है वो अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन एक थर्ड पार्टी कलेक्शन की बात हो रही है, थर्ड पार्टी, थर्ड सब पार्टी बैंकर से ले कलेक्शन। सकता है, सब हाँ, बैंक ले सकता है सर, बैंक ले सकता है सर। थर्ड पार्टी में मैं जो सवाल बैंक या बैंक का एजेंट वो ले लेगा सर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, थर्ड पार्टी चेक कलेक्शन सोसाइटी को दिया है, जो एग्रीकल्चर, जी सर। फार्मर एग्रीकल्चर जो क्रेडिट हाँ ले सोसाइटी सकते हैं है ना, सर। वो ले सकते हैं, हाँ ले बशर्ते सकते हैं वो सर। कस्टमर जो है जिसके नाम पर चेक है वो उसका मेंबर हो, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 दी है, बस ये जान लीजिए। सिर्फ जी वो जी। कहाँ पॉसिबल है? पंकज सेन जी का चेक है 50,000 का है, तो वो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में जमा हो सकता है, बशर्ते पंकज सेन जी उसके सोसाइटी के मेंबर हैं, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ सिर्फ उसके लिमिटेशन 50,000 दिया है, ये बताने के लिए मैं आपको बताया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हु इज द रिफाइनेंस एजेंसी ऑफ आरआरबी? आरआरबी का रिफाइनेंस एजेंसी कौन है, मतलब आरआरबी को जो वित्त पोषण कौन करता है? कौन करता है पंकज जी? नाबार्ड करता है सर। नाबार्ड करता है, हाँ, और है ना? तो जो नाबार्ड है, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, दरअसल नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में, एक संसद में अधिनियम पास हुआ था, जिसको बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भारत सरकार के स्वामित्व में है। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जो ऐसे लोगों को वित्त प्रदान करता है जो ग्रामीण इलाके में कृषि और ग्रामीण में रहने वाले लोगों के विकास के लिए उनको मदद करता है, उनको वित्त पोषण करता है, उनको वो रिफाइनेंस करता है। तो नाबार्ड के कुछ योजनाएं हैं, जिसमें कि आप देखे होंगे कि जो एसएचजीज हैं, क्रॉप लोन है, और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, उनके कृषि से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंस है
और जो रूरल जो उद्यमिता बोलते हैं ना, रूरल बिजनेस जो उनको है, छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, ये सारी चीज़ों को नाबार्ड जो है करता है। तो नाबार्ड जो है रीफाइनेंस एजेंसी है आरआरबीज के लिए, और साथ ही साथ उसको जो है इंस्पेक्शन का भी अधिकार दिया है आरआरबी पर। जिस तरह नेशनलाइज बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, वैसे आरआरबीज को रेगुलेट करता है नाबार्ड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वेदर डीआईसीजीसी इज मैंडेटरी और नॉट फॉर बैंक्स। डीआईसीजीसी मैंडेटरी है कि नहीं है बैंकों के सर लिए? मैंडेटरी है सर, मैंडेटरी है सर। मैंडेटरी है। शेड्यूल डीआईसी, कमर्शियल। हाँ। सवाल थोड़ा छोटा है, लेकिन समझ लीजिए कि जितने भी डिपॉजिटर हैं उनके डिपॉजिट को सिक्योर करना होता है, और डीआईसीजीसी के अंदर उसको कवरेज देना होता है। मैक्सिमम कवरेज 5 लाख का है, और पर डिपॉजिटर पर बैंक है। 10 बैंक में रहेगा तो हर जगह 5-5 लाख का होगा। फिर इसका प्रीमियम जो है वो बैंक पे करती है, और 6-6 महीने में पे करती है। और इसका प्रीमियम होता है 12 पैसा प्रति सैकड़ा। तो 6 पैसा प्रति सैकड़ा 6 महीने में, 6 पैसा प्रति सैकड़ा अगले 6 महीने में, तो टोटल 12 पैसा प्रति सैकड़ा ये प्रीमियम होता है। अगला, री केवाईसी आर केवाईसी अपडेशन फॉर हाई रिस्क कस्टमर मस्ट बी परफॉर्म एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। हाई रिस्क के जो कस्टमर हैं उनका री केवाईसी कब किया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो हाई रिस्क के कस्टमर जो होते हैं 2 ईयर, 2 ईयर उनका होता है। री केवाईसी करना होता है 2 साल के अंदर। मीडियम रिस्क है तो 8 साल, लो रिस्क है तो 10 साल। ये तो आपको कंठस्थ याद रखना होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी केवाईसी आर आर? ये सवाल तो हर एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। नो यू कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री। नहीं। हाँ, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर। हाँ, सेंट्रल केवाईसी सेंट्रल। रिकॉर्ड रजिस्टर। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री। रजिस्टर। तो रजिस्टर रजिस्टर वहाँ रहेगा, वो सब गलत हो जाएगा, वहाँ रजिस्टर भी रहता है ना। हाँ, रजिस्ट्री। तो रिकॉर्ड रजिस्ट्री एक्चुअल में ये रिपोजिटरी है, कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जब भी ये किसी ग्राहक का खाता खोलेंगे, ग्राहक से संबंध स्थापित करेंगे, जिस दिन से संबंध स्थापित करते हैं उस दिन से 10 दिनों के अंदर एक सी केवाईसी आर आर नंबर जो है जारी करना होगा। सी केवाईसी आर आर नंबर जारी होने के बाद ग्राहकों को दूसरी जगह, अगर वो संबंध स्थापित करते हैं, ग्राहक बनते हैं, तो उनको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। सी केवाईसी नंबर दे दिए, और उनका डिजिटल केवाईसी हो गया, मतलब आधार से वो कर लिए, अंगूठा लगा दिए, केवाईसी हो गया। क्योंकि वही व्यक्ति जो सी केवाईसी नंबर लेके आया, क्या वो वही व्यक्ति है, ये वेरीफाई करने के लिए आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन साझा होगा। ये आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण बात है सी केवाईसी यार। फाइनेंशियल कोई भी अगर संबंध स्थापित करता है, तो कितने रेगुलेटर हैं? देखिए, आरबीआई एक रेगुलेटर है, नाबार्ड है, सेबी है, आईआरडीए है, और पीएफआरडीए है। इनसे जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें कहीं भी संबंध स्थापित करेगा तो उसका सी केवाईसी नंबर होगा। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जो है बताई जाती है, और सी केवाईसी आर जो सेंट्रल रजिस्ट्री है शेरशाह है, वो बताते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ के सी केवाईसी आर नंबर जनरेट हो गए, जो रिपीट नहीं हो सकते, डबल नहीं हो सकते, सिंगल सिंगल हैं। तो 100 करोड़ सी केवाईसी आर जनरेट हो गए। 150 करोड़ की आबादी है। तो आप सोचो आपके पास जो भी व्यक्ति आ रहा होगा उसका सी केवाईसी आर नंबर ऑलरेडी होगा। तो सी केवाईसी आर नंबर अगर है उसके पास, तो आप कैसे जानेंगे सी केवाईसी आर? एक नंबर है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ के बताओ जरा पंकज जी। यहाँ पर पहले से गोले में लिखा है सिंपल के नीचे एक नंबर दिख रहा है आपको? हम्म। सर 7799022129 हम्म। to get your KYC number or visit www.ckYcindia.in to view KYC card। तो अभी सेशन में बात करने के मतलब पढ़ने के बाद आप इसमें कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपका सी केवाईसी आर नंबर आ जाएगा, जो आपके अकाउंट में दिखेगा, और इसका सी केवाईसी का आई कार्ड भी आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी कस्टमर आता है, नया कस्टमर आता है, ये नंबर डायल करा के देखिएगा। अगर उसका सी केवाईसी आर आ गया,
तो उसको केवाईसी देने की जरूरत नहीं, खाली केवाईसी कर लीजिए, आपका कंप्लायंस हो जाएगा, आपका अकाउंट भी स्मूथली खुल जाएगा और बहुत बढ़िया अपडेट हो जाएगा। सी केवाईसी सर होने की वजह से क्या है, मान लीजिए कोई खातेदार आपके यहाँ खाता खोला है और उसने एड्रेस बदला है, किसी दूसरे जगह जाके एड्रेस बदल दिया, मतलब एलआईसी में पॉलिसी लिया, वहाँ एड्रेस बदल दिया, तो वहाँ पर एड्रेस बदल जाएगा तो आपको भी दिखने लगेगा, क्योंकि जस्ट लाइक सिविल रिपोर्ट सीआईसी रिपोर्ट की तरह होता है ये। वहाँ अपडेट हुआ तो यहाँ भी सेंट्रल रिपोजिटरी है ना, रिपोजिटरी होने की वजह से एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेना है, दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये एक अच्छा है, एक हेल्दी जो है डिसिप्लिन, मार्केट डिसिप्लिन के लिए अच्छा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ ए एंड बी ऑपरेट्स जॉइंट अकाउंट विथ योर बैंक विथ सी नॉमिनी एंड द मैंडेट इज आइदर सर्वाइवर, इफ ए डाइज देन द अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी विल बी पेड टू होम। दो कस बी को दे देंगे। हाँ, दो ग्राहक हैं ए और बी जो जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखे हुए हैं, सी नॉमिनी है, आइदर सर्वाइवर मैंडेट है। आइदर सर्वाइवर मैंडेट इसलिए दिया है कि जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा तो हम में से कोई भी आएगा पैसे दे देना, दोनों को मत बुलाना। आइदर सर्वाइवर का मतलब ये हो गया, जिस समय वो ड्यू हो गया, जिस समय वो मैच्योर्ड हो गया, अगर मैं आया तो मुझे दे देना, या मेरा जो सेकंड साथी है वो आया उसे दे देना। आप अपना भार मुक्त हम पहले से ही कर दिए हैं मैनेजर साहब आपको, तो उसमें सी नॉमिनी रख दिए। अब सी का रोल कब चालू होगा पंकज जी, सी नॉमिनी रख। इधर सर्वाइवल में रोल ही नहीं है। रोल नहीं होगा इधर से, कैसे नहीं होगा महेश जी? सर रोल होगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद है सर, तो कोई मैच्योर रोल, तो तब दे सकते हैं सर। ए और अगर बी अगर आफ्टर डेथ हो जाए मैच्योरिटी तो उनको दे सकते, नहीं सी नहीं, को दोनों दे अगर सकते डेथ हो जाएंगे तब हम सर उसको दे तो देंगे सी पे नॉमिनी रख को। सकते हैं। हाँ, अगर सर ये सही हुआ। मे, नॉमिनी, मे, नॉमिनी कैसे, नॉमिनी का मतलब समझिए। नॉमिनी का मतलब ये हुआ, दोनों जो ए और बी लिख के गए कि हम लोग जिंदा हैं तो हम ऑपरेट करेंगे, या मैच्योरिटी हो जाएगी तो दोनों में से कोई ऑपरेट करेगा। हम दोनों की मौत हो जाती है तो सी को पैसे दे दीजिए, आप भार मुक्त हो जाइए। लेकिन अगर हम में से किसी एक की मृत्यु होती है तो बचा हुआ पैसा मैच्योरिटी पर मांगने आता है, तो बी को दे दीजिए, भार मुक्त हो जाइए, पहले ही हमने आपको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा मांगने आता है, तो जो जिंदा बचा व्यक्ति और जो मरे हुए व्यक्ति के लीगल हेयर दोनों एक साथ आएंगे तभी देना। तभी मैच्योरिटी के बाद हाँ आए तो कोई भी आए तो दे देना, बस ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर पेमेंट विल बी मेड टू बी। यहाँ पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इतनी बार सवाल पूछा है कि ना आप लोग को याद हो गया होगा। अगला सवाल, इफ ए कस्टमर कम्स टू ब्रांच एंड रिक्वेस्ट टू ब्रांच हेड फॉर ओपनिंग अप जॉइंट अकाउंट विथ मैंडेट till he will operate the account, after the death of him the payment will be made to survivor, this type of mandate is called as। एक फॉर्मर एंड सर्वाइव। एक फॉर्मर ग्राहक आपके सर्वाइवर। पास आता है, शाखा में रिक्वेस्ट करता है कि महोदय मैं और मेरे रिश्तेदार के साथ एक खाता खोलना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन ये रहेगा, फिक्स क्वेश्चन है सभी एग्जामिनेशन में, तो कंडीशन यही रहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही ये पैसा मेरे रिलेटिव ऑपरेट करेंगे, तो ऐसे को फॉर्मर सर्वाइवर कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड एट ए काउंटर इन ए सिंगल डिपॉजिट देन एफआईआर इज मैंडेटरी, हु विल फाइव फाइव एंड एंड अबव। अबव। नोडल ऑफिसर। 5 and above। 5 एंड अबव, मतलब ये सवाल अभी भले ही हमने 19 सवाल यहाँ डिस्कस किए हैं, लेकिन 19 सवाल जो हैं आपको एक ट्रेंड देते हैं, एक टॉपिक दे रहे हैं कि इन टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही सी के वाई सी आर जो है सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन आपको सी के वाई सी आर पूरा पढ़ना है। कितने डिजिट का नंबर होता है, क्या उसके प्रोसीजर हैं, जैसे 10 दिन वाला एक प्रोसीजर है कि 10 दिन के अंदर आपको सी के वाई सी नंबर जनरेट करना है। तो ये भले ही अभी आज 19 सवाल, कल 20 सवाल और साझा करेंगे आपके साथ। तो सवाल भले ही 19 है, लेकिन 19 टॉपिक देते हैं, 19 तो नॉलेज देते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलता है। पंकज जी कुछ ना कुछ नया सीखने मिला आज के जी सेशन में? जी सर, ओके। एक पैटर्न मालूम चल जाता है सर कि ऐसा आएगा पेपर सर। हाँ, भले ही ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप तजुर्बा देखिएगा, 0 to 1, 1 से 2 लगभग सेम क्वेश्चंस रहेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में सवाल चेंज हो जाएंगे, जो आने वाले दिनों में आपको कठिन सवाल भी दिखेंगे हमारे सेशंस में। और जो बैंक वाइज पॉलिसी चल रहे हैं, जैसे कि आज स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी था, उसके सवाल बहुत जो, बढ़िया था हाँ उसके सर, सवाल, बहुत अच्छा था सर वो।
हाँ, तो भले ही आप दूसरे बैंक के हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी होती है, जैसे विसिल ब्लोअर पॉलिसी पढ़ाएंगे हम, तो आप किसी जी भी सर। बैंक का पढ़ लीजिए, वैसे ही सेम होगा होगा सर। जो आपकी बैंक में पॉलिसी है, क्योंकि वो जो पॉलिसी एक्ट के माध्यम एक्ट को फॉलो करती है या आरबीआई को फॉलो करती है, वो सभी बैंकों में समान होता है। अंतर थोड़ा बहुत एक दो होगा जो यहाँ पर सेशन में आपको बता देते हैं। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा जग के आप रात में सीखने की कोशिश करिए। मिला नहीं कुछ पल भर में, मतलब जिंदगी में कुछ पल भर में कुछ नहीं मिलेगा पंकज जी। एक दौर इसी में बीता है, मतलब लोग बोलते हैं कि आप इतना ज्ञान क्यों जानते हो, या ऐसे कितना काम कर पाते हो, पंकज जी इतना अच्छे से काम क्यों कर पाते हैं, विकास जी अच्छे से काम क्यों कर पाते हैं। तो इन ये सब आपके लिए है। मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में ही बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब जाके दरिया बनना सीखा है। मतलब अपने अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठा करिए, ज्ञान इकट्ठा करिए, नॉलेज इकट्ठा करिए, तब जाके आप में एक प्रभाव आएगा, और उसका प्रभाव जो है आपको आपके कार्य निष्पादन में दिखेगा। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फेस्टिव सीजन है, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे जो हमारे लिए बाधाएं क्रिएट करेंगी, हमारे लिए चुनौतियां क्रिएट करेंगी, और समय इतनी तेज गति से निकलेगा एग्जामिनेशन तक कि पता ही नहीं चलेगा। और यकीन मानिए, पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ था, फौजी प्रदीप जी हमारे साथ में हैं कि चले गए देख लेता हूँ, है ना? हैं अभी। आप है बताइए समय गुजरते कितना देर लगता है फौजी प्रदीप जी, एक साल पहले आपसे बात हुई थी और फिर एग्जामिनेशन आ गया है। आप कितनी तेज गति से समय निकलता है ना? तो आप जो है इसी तरह रोज सीखते रहिए, कुछ बादल समेटते रहिए, क्योंकि जब बहुत सारे बादल आएंगे तो एक बिजली कड़केगी, घटा होगा, फिर आपको दरिया बनना जो है अपने आप जो प्रोसीजर है प्रकृति के साथ रहेंगे। इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सर एक डाउट था सर, थोड़ा हाँ बता जी, देंगे क्या? हाँ हाँ प्लीज ये पूछिए। पीएमईजीपी और मुद्रा वगैरह के थ्रू जो हम फाइनेंस करते हैं, हम्म। इसको भी नाबार्ड ही रिफाइनेंस करता है? देखिए क्या मुद्रा को केवीआईसी कहता है। पीएमईजीपी तो केवीआईसी करता है, खादी जो विलेज इंडस्ट्री एंड कमीशन करता है, विलेज कटेज इंडस्ट्री जो होता है ना, केवीआईसी पीएमईजीपी को करता है। और क्या बोले आपने पीएमईजीपी के अलावा? मुद्रा हो गया जैसे सर, नहीं और नहीं, मुद्रा को सीड भी करता है। ठीक है। नाबार्ड के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे एसएचजी हैं, क्रॉप है, फिर आपके एग्री एलाइड एक्टिविटी है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना? और मैं आपके लिए एक सेशन पढ़ाया भी हूँ, लेकिन लेटेस्ट सेशन भी बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में मिलेगा, नाबार्ड के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के छोटे छोटे जिस्ट, एक ही सेशन में उसके जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे आरआईएफ है, और ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, एसएचजीस हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। लेकिन दो चीज़ें जो दोनों बताई, उनके नोडल एजेंसी अलग अलग हैं। केवीआईसी है पीएमईजीपी का है, और मुद्रा जो है सिडबी का है। ठीक है, वो नाबार्ड का नहीं है। और दोनों जो है एमएसएमई के क्षेत्र में है। और नाबार्ड जो है जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे बात करता है, जिसमें कहीं ना कहीं सूत्रधार एग्रीकल्चर से लिंक्ड हो, क्योंकि वो रूरल एरिया में काम करते हैं इसलिए। और ये पीएमईजीपी है, ये जो है सेमी अर्बन, अर्बन या रूरल में भी होता है, बट ये एमएसएमई को प्रमोट करते हैं। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। अब मैं कोशिश करूंगा हर दिन थोड़ा लेट ही सही, लेकिन एक सेशन लेने की कोशिश करूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट अपडेट्स या इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आने वाले दिनों में आपको क्रेडिट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, कंप्लायंस पॉलिसी, ये सारे पॉलिसी पे भी सेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो आप विश्राम करिए, और सुबह जो है आप जल्दी उठ पाएंगे तो जल्दी उठ के एक दो लेक्चर आप लॉगिन करके देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।